नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और आज हम यूएनओ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। असल में यूएनओ करता क्या है? यूएनओ पूरे विश्व की एक सरकार है। जिस तरीके से किसी देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है, इसी तरीके से पूरे विश्व को चलाने के लिए एक सरकार होती है, वो सरकार यूएनओ है। अपन आगे एक धीरे धीरे अपन इस बारे में पूरी चर्चा करते रहेंगे तो अपन को पूरा क्लियर हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। असल में हुआ यूँ था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच तक चला था। इस प्रथम विश्व युद्ध की मार पूरी दुनिया ने झेली। पूरी दुनिया ने डिसाइड किया कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होने दिया जाए। तो इसके लिए पूरी दुनिया ने एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशन। इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और इस संगठन का उद्देश्य रखा गया था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होने देगा। तो अभी तक तो ठीक था, जब इस 1920 में प्रथम विश्व युद्ध को देखकर लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती इस उद्देश्य से कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा। मगर इसके 19 साल बाद यानी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1945 तक चलता है। 1945 में जाके जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1945 में लीग ऑफ नेशन को हटा दिया जाता है और एक नए संगठन का निर्माण किया जाता है। उस नए संगठन का नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस यूएनओ का उद्देश्य भी रखा जाता है कि ये तीसरा वर्ल्ड वॉर ना होने दे, जो अभी तक कायम है। ठीक है। इसके अलावा जब ये यूएनओ की स्थापना होती है उस समय 51 सदस्य होते हैं। 51 सदस्य में भारत भी शामिल था, जबकि भारत 1945 में गुलाम था। इसके अलावा उद्देश्य क्या क्या है यूएनओ के? यूएनओ का सबसे पहला उद्देश्य है कि यूएनओ तीसरा वर्ल्ड वॉर ना होने दे, जो अभी तक कायम है। आज 2022 है मगर अभी तक तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। यूक्रेन का जो विवाद था वो अलग चैप्टर है। इसके अलावा यूएनओ पूरे विश्व में शांति बनाए रखेगा, मगर शांति पूरे विश्व में कायम है या नहीं ये बुनियादी तौर पर ये कहना थोड़ा मुश्किल है। यूएनओ का उद्देश्य है कि यूएनओ किसी देश को किसी देश पे कब्जा नहीं करने देगा, मगर चाइना तिब्बत पे कब्जा करता है वो सही है। इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य है। कोई देश किसी देश पे कब्जा नहीं करेगा, कोई देश किसी देश पे हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान आए दिन भारत पे हमला करता है, वो सही है यूएनओ के लिए। इसके अलावा यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है। इसके अलावा यूएनओ में सदस्य कितने हैं? यूएनओ में सदस्य 193 सदस्य हैं। असल में पूरे विश्व में देशों की संख्या तो 195 है, मगर यूएनओ में जो सदस्य है वो 193 है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बाकी के दो सदस्य हैं वो स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त नहीं है, जिसमें नाम है सबसे पहला ताइवान, जिसको चाइना ने कब्जा किया है। दूसरा है वेटिकन सिटी। इस दोनों देशों के अलावा जो 193 देश है वो यूएनओ के सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके आगे देखते हैं। 1945 में जब यूएनओ की स्थापना हुई थी उस समय 51 देश ही थे, यानी 51 सदस्य ही थे। 2006 में जाके 192 सदस्य हुए, एक एक करके सब जुड़ते गए। 2011 में जाके क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इस बात का ध्यान रखना आप। 2011 में जाके 193वां सदस्य ऐड होता है, जिसका नाम होता है दक्षिणी सूडान। तो क्वेश्चन फंसता है यहाँ से कि आखिरी सदस्य कौन सा था जो यूएनओ से ऐड हुआ था? वो दक्षिणी सूडान था। दक्षिणी सूडान दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। ये 2011 में ऐड हुआ था, 193वां सदस्य जो आखिरी सदस्य था। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि यूएनओ में जो महासचिव है, वर्तमान में भी महासचिव 90 हैं, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। इससे पहले 8वें जो महासचिव थे जिनका नाम था बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया के थे। प्रथम महासचिव के लिए पूछता है तो प्रथम महासचिव का नाम आप याद रखिएगा, ट्राइब ली, जो 1946 से 1945 तक रहे थे। इसके बाद अपन देखते हैं यूएनओ की भाषाएं। यूएनओ में जिन भाषाओं का यूज किया जाता है, जिन भाषाओं को आधिकारिक तौर से मान्यता प्राप्त है वो 6 हैं। ये 6 याद रखना है आपको। 6 में कौन कौन सी? सबसे पहली अंग्रेजी। ये अंग्रेजी अमेरिकन अंग्रेजी नहीं है, ये ब्रिटिश अंग्रेजी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रूसी और चाइनीज। 6 भाषाएं हैं। 6 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं? सबसे पहली भाषा तो अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रूसी और चीनी। ये 6 भाषाएं औपचारिक तौर से यूएनओ में यूज की जाती है। इसमें हिंदी को मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं यूएनओ की शाखाएं। यूएनओ की शाखा में सबसे बड़ी शाखा है आम सभा। इस आम सभा में नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे मीटिंग होती होगी, सभा है, एक बड़ा सा हॉल होता है। वो बड़े से हॉल में 193 सदस्य बैठकर किसी प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं, तो वो आम सभा होती है। और कोई जो मेन चर्चा होती है, कोई जो बड़ी चर्चा होती है वो की जाती है सुरक्षा परिषद में। और सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य होते हैं। यूएनओ की स्थापना के समय सिक्योरिटी काउंसिल में यानी सुरक्षा परिषद में मात्र 11 सदस्य थे। उन 11 सदस्यों में से 6 सदस्य अस्थायी और 5 सदस्य स्थायी थे। वर्तमान में यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में यानी सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिसमें से 10 सदस्य, यहाँ लिखा है सब, 10 सदस्य अस्थायी है और 5 सदस्य स्थायी है। ठीक है।
इस तरीके से यूएनओ की कुछ एजेंसियां हैं, जैसे यूएनडीपी जो श्रम के लिए काम करती है, डब्ल्यूएचओ हो गया जो स्वास्थ्य के लिए काम करती है, इसके अलावा यूनिसेफ हो गया जो बच्चों के लिए काम करती है, यूनेस्को हो गया जो हेरिटेज सिटीज वगैरह के लिए काम करती है। इस तरीके से ये यूएनओ की संरचना है। अब अपन थोड़ा सा आगे की चर्चा करते हैं। अपन देखते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो 15 सदस्य हैं, उन 15 सदस्यों में से वर्तमान में 10 सदस्य अस्थायी हैं और ये 10 सदस्य हर 2 साल में चेंज होते हैं। अभी वर्तमान में 2021 और 22 में भारत इस यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है। इसके अलावा जो 5 सदस्य होते हैं, ये 5 सदस्य परमानेंट रहते हैं और ये 5 सदस्य कौन कौन से हैं यहाँ लिखे हैं। एक तो हो गया अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और ये चाइना। ये 5 सदस्यों के पास एक पावर होती है और इस पावर को वीटो पावर कहा जाता है। अब वीटो पावर को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यूएनओ में आम सभा चल रही है और उस यूएनओ की आम सभा में कोई प्रस्ताव रखा जाता है और उस प्रस्ताव पर 192 देश राजी है, बट मान लो 193 में से 192 देशों ने तो हाँ कर दी, बट एक देश भी, इनमें से एक देश ने भी ना कर दिया तो वो कैंसिल होगा प्रस्ताव। ये पावर होता है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब है कि जैसे अगर किसी ने बहुत बड़ा प्रस्ताव, मतलब फैसला बदलने जैसा पावर, अगर किसी फैसले को बदलना है तो इन देशों में से किसी को भी कह दो कि वहाँ वीटो करिए, वो जैसे वीटो करेगा प्रस्ताव ही कैंसिल। पूरी दुनिया एक तरफ और अकेला ही इन देशों में से एक तरफ जो वीटो करेगा। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, उत्तरी कोरिया जो किम जोंग नाम सुना आपने, उत्तरी कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा था। तो अमेरिका को ये बात की चिढ़ लगी, तो अमेरिका ने यूएनओ में जाके प्रस्ताव रखा कि उत्तरी कोरिया को तुरंत इन बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण बंद करना चाहिए। तो अब सारे देशों ने, जितने भी 15 सदस्य थे, 15 सदस्यों में से 13 सदस्यों ने तो बोला हाँ बंद करना चाहिए, बट 2 सदस्यों ने वीटो कर दिया। वो 2 सदस्य, एक तो चाइना है और एक रूस है, इन दोनों ने जाके वीटो कर दिया। बाकी के 13 सदस्य कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वीटो पावर ही ऐसा है। ठीक है, अब भारत को ये वीटो है या नहीं, अगर भारत को ये वीटो मिलता है तो क्या होगा, वो भारत को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस बात पे अपन आगे चर्चा करते हैं। अब भारत को ये वीटो मिलना चाहिए या भारत को ये स्थायी सदस्यता मिलती है तो क्या होगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूएनओ की सुधार के बारे में। यूएनओ की सुधार के लिए अलग अलग देश अलग अलग बात करते हैं। जैसे एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका ये कहते हैं कि इसकी यूएनओ की बनावट में सुधार होना चाहिए, इसकी न्याय प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। बनावट से सुधार का मतलब है कि जो यूएनओ की जब स्थापना हुई थी 1945 में, उस समय सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्यों को नाम रखा गया था और उन 5 सदस्यों को वीटो पावर दिया गया था। और आज भी उन्हीं 5 सदस्यों को वीटो पावर है और उन्हीं 5 सदस्यों को स्थायी सदस्यता मिली भी है। इसके अलावा अन्य देशों को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? तो पूरी दुनिया में अलग अलग देश ये कहते हैं कि भाई इसकी बनावट में यानी स्थायी सदस्यता में बदलाव होना चाहिए, स्थायी सदस्यता में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों को भी मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा न्याय प्रक्रिया की बात करते हैं। न्याय प्रक्रिया का मतलब है कि यूएनओ में आज भी जो प्रक्रिया होती है न्याय की, वो बहुत देर से होती है। जैसे कश्मीर का मुद्दा 1948 में लगाया गया था और आज भी वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा आज भी वहीं अटका हुआ है। इसी तरीके से मतलब जो यूएनओ की न्याय प्रक्रिया है वो भी बहुत स्लो है, उसकी बनावट है आज भी उस पुराने जमाने जैसी हैं। और जो अन्य देश है, जैसे अमेरिका हो गया, पश्चिमी देश हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये कहते हैं कि यूएनओ के बजट में बदलाव होना चाहिए। अब बजट में बदलाव होने का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि बजट बढ़ाना चाहिए। अब तुम लोगों के पास पैसा है तो क्या सबके पास पैसा थोड़ी है क्या? इन बढ़ती हुई मांगों को लेकर 1997 में यूएनओ में एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस समय यूएनओ की मीटिंग में जो अध्यक्ष थे यानी महासचिव थे, उनका नाम था कोफी अन्नास। इन्होंने एक जांच शुरू करवाई और उस जांच के बाद में एक मापदंड तैयार किया गया और उस मापदंड में कहा गया कि जो देश यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता लेना चाहते हैं यानी वीटो पावर लेना चाहते हैं, स्थायी सदस्यता मिल जाएगी तो वीटो पावर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो जिन जिन देशों को स्थायी सदस्यता लेनी है उन देशों को ये मापदंड पार करने पड़ेंगे। अब इन मापदंडों में देखते हैं भारत खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। सबसे पहला मापदंड है बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, फिर उसके बाद बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए, बजट 4% देना चाहिए, आबादी के लिहाज से बड़ा राज्य होना चाहिए, लोकतंत्र का सम्मान करता हो, भूगोल और संस्कृति के लिहाज से बेहतर हो, आतंकवाद को बढ़ावा न देता हो। अब इन सारे के सारे मापदंडों में भारत उतरता है या नहीं उतरता है, इस बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात कही गई है बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। आज़ादी के बाद किसी देश ने इतनी आर्थिक ताकत मजबूत की है तो वो है भारत। लगभग 70-80 साल हुए हैं भारत को आज़ाद हुए, मगर इन 70-80 सालों में भारत ने उस मुकाम को हासिल किया है जिसकी कल्पना करना इतने कम सालों में मुश्किल है।
इसके अलावा बड़ी सैन्य ताकत, भारत की इतनी बड़ी सैन्य ताकत है कि आज भी कई छोटे मोटे देशों में कई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई छोटे मोटे देशों में आक्रमण हो जाता है तो भारत अपनी सेना भेजता है। यहाँ तक कि कभी कभार तो अमेरिका की मदद करने के लिए भी भारत को अपनी सेना भेजनी पड़ती है। इसके अलावा बजट, यूएनओ कहता है कि अगर यूएनओ में स्थायी सदस्यता यानी सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता चाहिए तो आपको 4% बजट देना पड़ेगा। अभी 4% बजट में भारत मात्र 0.8% बजट देता है वर्तमान में। इसके अलावा अमेरिका 22%, देख रहे हैं 4% मांगता है यूएनओ, मगर अमेरिका अकेला 22%, चाइना 12%, जापान 8.5%, रूस 2.4% और भारत 0.8%। अब ये मात्र लगभग 1% ही हो गया बजट। ये 1% बजट भारत यूएनओ में देता है। इस बजट के अलावा भी भारत पूरी दुनिया की मदद करता रहता है। कभी पूरी दुनिया मलेरिया से पीड़ित हो जाती है, कभी पोलियो से पीड़ित हो जाती है, तो भारत उनकी मदद करता है। अभी कोरोना के टाइम में ही जब पूरी दुनिया में पता चला था कि मलेरिया की दवाई से कोरोना को रोका जा सकता है, तो पूरी दुनिया को मलेरिया की दवाई भारत ने सप्लाई की थी, जिसमें हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई का नाम सुना होगा, जो मलेरिया को मारने में काम आती है, मलेरिया को खत्म करने में काम आती है। बट अमेरिका को भारत ने भेजा, पूरी दुनिया को भारत ने भेजा। जब अमेरिका को ये दवाई नहीं दी गई थी तो अमेरिका भारत पर लांछन लगाने लगा कि अगर नहीं देता है तो भारत से सारे संबंध तोड़ दिए जाएंगे। भाई ऐसा क्यों? जब भारत बजट भी दे रहा है, पूरी दुनिया की मदद भी कर रहा है, तो भी भारत को कहते हैं कि बजट 4% चाहिए। इसके अलावा आबादी के लिहाज से बड़ा राज्य होना चाहिए। भाई चाइना के बाद में भारत का दूसरा स्थान आता है आबादी के मामले में। इसके बाद है लोकतंत्र का सम्मान करता हो। भारत से बड़ा लोकतंत्र किसी देश के पास हो सकता है क्या? पूरे विश्व में, पूरा विश्व जानता है, आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो वो है भारत का। सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है, तो वो है भारत का। मगर फिर भी भारत को वीटो नहीं है। अब रूस की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, इन दोनों देशों में लोकतंत्र है, मगर किस तरीका का लोकतंत्र है? इन्होंने अपने संविधान में चेंज कर दिया कि 30 साल तक, 40 साल तक यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के राष्ट्रपति हम रहेंगे। तो ये लोकतंत्र किस प्रकार का है? भारत में तो ऐसा कभी नहीं होता है, मगर फिर भी भारत को वीटो नहीं है। चाइना में जो शी जिनपिंग है वो 30 साल तक प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। ये किस तरीके का लोकतंत्र है? ठीक है। इसके बाद है भूगोल और संस्कृति। संस्कृति की बात भारत के लिए करनी ही नहीं चाहिए, आप सभी जानते हैं भारत में संस्कृति किस तरीके की है। इसके बाद है आतंकवाद को बढ़ावा न देता हो। आतंकवाद को बढ़ावा भारत कब देता है? भारत तो असल में पूरी दुनिया की मदद करता है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। भारत इन मापदंडों को लेकर G4 के साथ 2005 में जब यूएनओ में प्रस्ताव रखता है कि भारत को और इन अन्य देशों को वीटो मिलना चाहिए, यानी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, तो जब भी भारत वीटो लेने यानी स्थायी सदस्यता लेने यूएनओ में जाता है तो चाइना जाके वीटो कर देता है। और चाइना कहता है कि भारत को वीटो नहीं मिलना चाहिए, भारत को वीटो नहीं मिलना चाहिए। पूरी दुनिया पूछती है कि भाई क्या दिक्कत है? तो पूरी दुनिया के सामने चाइना कहता है कि भारत अगर परमाणु बम हटा लेता है तो मैं इसे वीटो देने के लिए तैयार हूँ। अरे परमाणु बम क्या हमने क्या तेरे लिए थोड़ी रख रखा है? यार परमाणु बम हम तेरे पे चलाएंगे क्या? हमने तो हमारी सुरक्षा के लिए रख रखा है। गंदी सोच तो तुम्हारी है, आए दिन तो तुम घुसते हो। भारत ने कभी घुसा क्या? भारत तुम्हारे देश पे कब्जा किया क्या? कभी इधर से पाकिस्तान घुस जाएगा, कभी इधर से चाइना घुस जाएगा। पाकिस्तान चाइना को जाके कहता है, पूरी दुनिया को जाके कहता है कि भारत को वीटो नहीं मिलना चाहिए, भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। तो पूरी दुनिया पाकिस्तान से पूछती है कि भाई तेरे को क्या दिक्कत है? तो पाकिस्तान कहता है कि भारत कश्मीर ले लेगा। अरे तो कश्मीर क्या तुम्हारे अब्बा थोड़ी खरीद के गए थे क्या यार? तुमने कोसा था हमारे से, और तुम दोनों साले यहाँ पे घुस घुस के बार बार वार करते हो, बार बार वार करते हो। और जिस दिन भारत ने करा ना, उस दिन पाकिस्तान लाहौर तक जाके आएंगे और इस्लामाबाद तक जाके आएंगे। मगर भारत की संस्कृति ये नहीं सिखाती है। आप बात करो भूगोल और संस्कृति की, भारत की संस्कृति ये चीज़ नहीं सिखाती है कि किसी देश पे कब्जा किया है। तुम दोनों सालों की नीति ऐसी है कि जो बार बार घुस घुस के हमला करते हो हमारे पे। कभी इधर से पाकिस्तान घुसेगा, कभी इधर से चाइना घुसेगा, और तुम्हारी सोच ऐसी है, मगर फिर भी तुम लोगों को वीटो है। मगर भारत को वीटो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भारत को वीटो मिल गया तो ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कि अगर भारत को वीटो मिल जाता है तो भारत का कश्मीर मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा, और कश्मीर मुद्दा तो क्या, मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान भी पूरा अपना लेके आएंगे। इस तरीके से भारत को अगर वीटो मिल जाता है, भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाती है, तो कश्मीर मुद्दा भी सॉल्व हो जाएगा। प्लस पूरे विश्व में जितने भी मतलब प्रस्ताव रखे जाते हैं उनमें भारत का भी योगदान रहेगा। इस तरीके से ये यूएनओ पूरी तरीके से काम करता है। यूएनओ का ये संगठन है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो कभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।